2 फरवरी 1835। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब एक अंग्रेज अफसर के एक फैसले ने भारत के पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ हमारी जुबान बल्कि हमारे आने वाले कल की दिशा भी तय कर दी। ये शब्द है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले के। इस एक लाइन से ही उनकी सोच का अंदाजा लग जाता है। मतलब भारत और अरब का पूरा साहित्य यूरोप की किसी लाइब्रेरी की बस एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। और यही सोच, यही मानसिकता उनकी शिक्षा नीति की नींव बनी, जिसमें पश्चिमी ज्ञान को सबसे ऊपर रखा गया। देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसी क्लास बनाना चाहते थे जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन जिनकी पसंद, जिनकी सोच और जिनके विचार पूरी तरह से अंग्रेजी हों। ये लोग ब्रिटिश सरकार और आम भारतीय जनता के बीच एक पुल या यूं कहें कि एक बफर का काम करते। लेकिन मकौले का ये विचार कोई रातों रात नहीं आया। उनके भारत आने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी और सवाल सीधा सा था, भारत में शिक्षा पर पैसा आखिर खर्च किया कैसे जाए। तो ये बहस 2 गुटों में बंटी हुई थी। एक तरफ थे प्राच्यवादी, जिनका मानना था कि शिक्षा का पैसा संस्कृत और फारसी जैसी भारतीय भाषाओं और ज्ञान को बढ़ावा देने में लगना चाहिए। और दूसरी तरफ थे आंग्लवादी, जो कहते थे कि असली ज्ञान तो पश्चिमी विज्ञान और साहित्य में है और उसे अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं थी, बल्कि इस पर भी थी कि पैसा कहाँ लगेगा। तो आंग्लवादियों ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा था कि पहले समाज के कुछ ऊंचे तबके के चुनिंदा लोगों को अंग्रेजी में अच्छी शिक्षा दो और फिर ज्ञान उनसे छन छन कर फिल्टर होकर आम लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। पर क्या असल में ऐसा हुआ? नहीं, ज्ञान ऊपर ही रह गया और इससे समाज में एक नई दीवार खड़ी हो गई, अंग्रेजी बोलने वालों और न बोलने वालों के बीच। देखिए, इस पूरी नीति के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह भी थी। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अंग्रेजों को कोई बड़े विचारक नहीं चाहिए थे। उन्हें चाहिए थे क्लर्क, सस्ते क्लर्क, बाबू जैसा कि उन्हें कहा जाने लगा। इंग्लैंड से कर्मचारी लाना बहुत महंगा पड़ता, तो मैकॉले की इस नीति ने उन्हें ऐसे भारतीय दे दिए जो बस अंग्रेजी समझे और हुक्म माने। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा सीधी लकीर पर नहीं चलता। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। विडंबना देखिए, जिस भाषा को भारतीयों पर राज करने के लिए लाया गया था, वही उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बन गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या अंग्रेजी सिर्फ क्लर्क बनाने की भाषा बनकर रह गई, या फिर ये क्रांतिकारियों की जुबान भी बनी और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पास होता है और ठीक 50 साल बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है, जिसकी सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। सोचिए, जो भाषा गुलामी का प्रतीक थी, अब वही आज़ादी की लड़ाई का जरिया बन रही थी। जरा सोचिए, एक बंगाली, एक तमिल और एक मराठी स्वतंत्रता सेनानी, ये सब आपस में बात कैसे करते? इनकी तो भाषाएं अलग अलग थीं। विडंबना ये है कि अंग्रेजी ने ही वो काम किया। इसी भाषा ने पूरे भारत के क्रांतिकारियों को एक धागे में पिरो दिया। मतलब अंग्रेजों ने जो जंजीर दी थी, उसी को तलवार बना लिया गया। तो इस पूरी कहानी का, इस दोहरी विरासत का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? चलिए अब ये देखते हैं कि मैकॉले का वो एक फैसला आज हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। और यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। जो भाषा कभी एक साम्राज्य की ताकत का प्रतीक थी, आज वही भाषा भारत के लिए पूरी दुनिया में मौकों के दरवाजे खोल रही है। एक नज़र इस चार्ट पर डालिए। आज दुनिया भर में आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में भारत की जो धाक है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ के लोगों की अंग्रेजी पर पकड़। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी की नींव अनजाने में ही सही मैकॉले के उसी फैसले से रखी गई थी। सुंदर पिचाई से लेकर सत्या नडेला तक आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को भारतीय चला रहे हैं और उनकी इस कामयाबी में अंग्रेजी भाषा के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो चीज़ कभी एक ऐतिहासिक बोझ लगती थी, आज वही एक स्ट्रेटेजिक फायदा बन गई है। तो आखिर मैकॉले की इस विरासत का हिसाब क्या बैठता है? एक तरफ हमने अपनी हजारों साल पुरानी ज्ञान की परंपराओं को खोया, एक नया सामाजिक वर्ग बन गया।
लेकिन दूसरी तरफ हमें एक ऐसी भाषा मिली जिसने पूरे देश को एक किया और हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें फायदा भी है और नुकसान भी। तो आखिर हम इस विरासत को देखें कैसे? क्या अंग्रेजी एक बोझ है जो हमें हमारी अपनी जड़ों से दूर करती है, या फिर ये एक पुल है जो हमें बाकी दुनिया से जोड़ता है? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज का भारत अपनी हर बातचीत में, अपनी हर कामयाबी में लगातार ढूंढ रहा है।